I personally believe that the age of fighter jet aircrafts is over because इस समय ऐसे ऐसे रडार्स डेवलप हो चुके हैं, ऐसे ऐसे डिफेंस सिस्टम्स डेवलप हो चुके हैं that no aircraft is perfectly stealth. Anti-stealth radar systems almost all जो मेजर मिलिट्री पावर्स हैं उनके पास डेवलप हो चुके हैं। तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जिसे हम स्टेल्थ कहते हैं जो रडार में नहीं आता है, तो इस समय एक भी एयरक्राफ्ट नहीं है जो स्टेल्थ बचा हो। आप फॉर एग्जांपल यू कैन सी द F-35 जो हमारे केरला में उतारा गया, तो उसको इंडियन रडार्स ने डिटेक्ट कर लिया, पकड़ लिया। सो इफ़ इट इज़ स्टेल्थ, इट इज़ 100% स्टेल्थ, तो वो पकड़ में नहीं आना चाहिए था, लेकिन इंडियन रडार्स ने वो डेवलप कर दिया, पकड़ लिया। तो हमारे पास दैट मीन्स वी हैव दैट कैपेबिलिटी टू ट्रैक इवन द स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स। अब 100% स्टेल्थ तो कोई भी नहीं होता, लेकिन जो 100% स्टेल्थ जो स्टेल्थ माने जाते हैं हमारे एयरक्राफ्ट्स या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, उसको पकड़ने के लिए भी अलग अलग टाइप के रडार्स बन गए। अभी जैसे VFX सूर्या, हमारी एक कंपनी है, सूर्या रडार बनाया है। उसी तरह चाइना के पास भी जो है स्टेल्थ, एंटी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स, ये रडार्स हैं, रडार सिस्टम्स हैं। तो जब स्टेल्थ नाम का कुछ बचा ही नहीं है, तो इस दौर में आई थिंक एयरक्राफ्ट डेवलप करना या बड़ा जो क्या बोलते हैं उसको बॉम्बर डेवलप करना, इट इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी। मॉडर्न वारफेयर में एयरक्राफ्ट्स का रोल ख़त्म हो चुका है एंड टैंक्स का रोल ख़त्म हो चुका है, ट्रक्स का रोल ख़त्म हो चुका है। अभी आपको जो है हाइपरसोनिक मिसाइल्स एंड डिफेंस सिस्टम जिसके तगड़े हैं, ख़ास करके ड्रोन्स के अगेंस्ट, तो वो कंट्री जो है इस मॉडर्न वार को लीड कर सकती है। उसी के साथ में मान लो जैसे लो फ्लाइंग ड्रोन्स, जैसे रशिया पे अटैक हो गया, हज़ारों करोड़ों के एयरक्राफ्ट उधर जो हैं कुछ लाखों के ड्रोन्स ने उड़ा दिए। सो लो फ्लाइंग ड्रोन्स दे डोंट कम इन द रडार्स। इवन जो मिसाइल्स होते हैं लो फ्लाइंग, तो वो भी नहीं आते हैं पकड़ में। तो वो ऐसी चीज़ को, जैसे हमारे पास है D4 सिस्टम है, वो स्पूफिंग भी करेगा एंड उसके सिग्नल को जैम भी करेगा उसको। सो इट हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ systems within it which helps even to detect the low flying radar, especially the acoustic sensors, जो साउंड को पकड़ते हैं। उसी तरह से इंफ्रारेड रडार्स हैं जो इंफ्रारेड रेज को पकड़ते हैं। तो इस तरह के जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसका बहुत बोलबाला है। तो मॉडर्न वॉर इज़ मोर लाइक ए, जैसे एंशियंट टाइम में वो माया युद्ध होता है, तो उस तरह का है। एयरक्राफ्ट्स का रोल मुझे कहीं भी नज़र नहीं आता, क्योंकि एयरक्राफ्ट्स को S-500 या S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम ईज़िली उड़ा सकते हैं, कोई भी वर्ल्ड का बेस्ट से बेस्ट एयरक्राफ्ट हो। और उसके अलावा अगर और एडवांस रडार्स उसमें अगर लगा दिए जाएँ, तो और भी इजी हो जाएगा। उसके अलावा अगर मान लो कुछ एयरक्राफ्ट बच भी जाते हैं, तो जो फिर वो जो जो होते हैं जस्ट लाइक ए स्टिंगर मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट गन या कुछ भी है, जो खास करके जो लॉन्चर होता है स्टिंगर, इट्स UK के पास है, वो इंडिया भी शायद डेवलप कर रहा है। इंडिया ने रशिया से कुछ खरीदे हैं, ईगला ईगला रॉकेट्स नाम है उनका। सो वो जो कांधे पे ले जा करके वो वो लॉन्च किए जाते हैं, और वो हीट सिस्टम को ला करके एयरक्राफ्ट को ईजिली उड़ा देता है। दे आर ईजी टू कैरी एंड इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से आप देख सकते हो कि रशिया यूक्रेन वार में रशिया जो है डोमिनेट नहीं कर पाया जंग को, क्योंकि रशिया के एयरक्राफ्ट जो हैं खिलौनों की तरह उड़ाए गए। रशिया के टैंक्स खिलौनों की तरह उड़े हैं, रशिया के ट्रक्स खिलौनों की तरह। एंटी टैंक मिसाइल फायर एंड टारगेट सिस्टम जो होता है, वो सीधा जाके हिट सिस्टम ला करके एग्जैक्ट टारगेट को हिट करता है। तो उन्होंने कितने टैंक्स उड़ा दिए, कितने ये एयरक्राफ्ट्स उड़ा दिए, और ये जंग इतनी लंबी खिंच गई। ऑल्दो नाटो इज सपोर्टिंग दैट, बट
रशिया ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में आई थिंक मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ड्रोन्स पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया है। उनके पास ड्रोन्स बट दैट्स नॉट दैट मच कैपेबल। रडार्स पर उतना फोकस नहीं किया। मिसाइल डिफेंस सिस्टम उनके बढ़िया हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम। शॉर्ट रेंज एंड लो फ्लाइंग पर उनका ज़्यादा फोकस नहीं रहा। एंड और यही सब लैकिंग की वजह से वो ट्रेडिशनल वार की तरह सोचने लगे, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, और उस तरह से वो जंग को डोमिनेट कर लेंगे। बट ये जो मॉडर्न टाइम चल रहा है इसमें इन सब चीज़ों का रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एंड आई डोंट थिंक वी नीड 6th जनरेशन और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन आवर मिसाइल प्रोग्राम्स। मिसाइल प्रोग्राम्स बढ़िया हों, ड्रोन प्रोग्राम्स तगड़े हों, एंड रडार सिस्टम बढ़िया हो, और इन सब चीज़ों में हम आत्मनिर्भर हैं भी, और इसी को और ज़्यादा डेवलप करें तो आई थिंक वी कैन ईजली बी द लीडिंग पावर। ऑलरेडी वी आर लीडिंग पावर। तो इन चीज़ों पर हमें जैसे बहुत फोकस करना चाहिए। अभी जैसे हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है, इस एक मिसाइल की वजह से चाइना हमसे खौफ खाता है। सिर्फ वन मिसाइल की वजह से चाइना इंडिया के बॉर्डर पर ज़्यादा अंदर घुसने की हिमाकत नहीं करता। ब्रह्मोस, उसके बाद फिर अग्नि 5, और जो दूसरे हमारे सिस्टम्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो है मॉडर्न वार का जो है सीन ही बदल जाता है। जिसके बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी अच्छी है, डिफेंस सिस्टम बढ़िया है, एंड ड्रोन्स बढ़िया हैं। मॉडर्न टाइम में वही कंट्री लीडिंग है। एंटी ड्रोन सिस्टम जिसके पास बढ़िया है तो वो कंट्री लीडिंग। अभी मान लो आप 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाते हो। 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की स्पीड किसी भी मिसाइल से ज़्यादा तो नहीं होगी। इवन जो क्रूज मिसाइल भी होते हैं वो दे आर फास्टर देन 6th जनरेशन। आई एम नॉट टेलिंग 6th जनरेशन, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। 6th जनरेशन तो आई थिंक चाइना का दावा है कि उन्होंने बना दिया है। इट्स हाइपरसोनिक, दे से इट्स हाइपरसोनिक, और हाइपरसोनिक मीन्स 5 टाइम मोर देन साउंड से आगे हाइपरसोनिक स्पीड शुरू होती है। एंड 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट तो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन जो ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है ये मिसाइल्स के लिए या मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए ईजी टारगेट हैं, ईजीएस्ट टारगेट्स। मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स एंड दीज एंटी एयरक्राफ्ट्स मिसाइल्स दूसरे जो होते हैं जो कांधे पर लॉन्चर्स चलाए जा सकते हैं, तो उनके लिए वो इजी टारगेट्स हैं। इसके बजाय अब मान लो आपके पास बड़ा मिसाइल है जो एक साथ 15-20 टारगेट्स को हिट करता है, एंड बैलिस्टिक है। बैलिस्टिक मिसाइल भी ईजली जो है वो रडार्स में नहीं आते हैं, या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो आप वार को ईजली डोमिनेट कर सकते हो। आई थिंक हाइपरसोनिक मिसाइल इज़ बेटर देन, मिलियन टाइम बेटर देन 5th और and I even say more than 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट। किसी भी एयरक्राफ्ट से बेटर है। आप हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर फोकस करो, डिफेंस सिस्टम्स पर फोकस करो, एंड दैट्स इट। और अगर आपने एयरक्राफ्ट बनाना भी है तो उसको हाइपरसोनिक लेवल का बनाओ। अब दौर ख़त्म हो गया कि अब आप अभी आप देख सकते हो कि F-35 कबाड़ की तरह पड़ा हुआ है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी का करना क्या है, या तो जो इजीली डिटेक्ट भी हो रही है, डिटेक्ट कर दिया हमारे रडार्स ने। एंड मैं तो कहता हूँ कि ऐसे रॉकेट टाइप का मैकेनिज्म बनाओ, जस्ट लाइक स्पेस एक्स हैव देयर रॉकेट्स। दे सेंड द रॉकेट्स, दे लॉन्च द सैटेलाइट, एंड दैट रॉकेट कम बैक। तो इस तरह के मिसाइल्स बनाओ जो जाएं, अपने अंदर से वार हेड्स को ड्रॉप करें, टारगेट को हिट करें, और फिर वापस आकर के जहाँ से लॉन्च किए गए हैं तो वहाँ पर आकर जो है ये है लैंड हो जाए, और उसके बाद उनको फिर से रीलोड किया जाए एंड दोबारा से छोड़ा जाए। आई थिंक दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू बी बेटर देन 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट। और अगर नहीं हो रहा है कावेरी इंजन डेवलप, तो आई थिंक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी एंड स्क्रैम जेट, रैम जेट तो हमने डेवलप कर ही लिया है। तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करें तो हम ईज़िली जो है वर्ल्ड की लीडिंग पावर के साथ टक्कर में आ जाएंगे। और रही बात अगर हम 6th जनरेशन या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप कर भी रहे हैं, पर मैं ओपन चैलेंज के साथ बोलता हूँ 5 या 6 साल में ये सब कबाड़ लगने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं। क्योंकि जैसे ही हाइपरसोनिक कॉमन हो जाएगा तो 5th-6th जनरेशन एयरक्राफ्ट, या फिर जब हाईली एडवांस ड्रोन्स जब आपके सामने आ जाएंगे,
तो इन एयरक्राफ्ट्स की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। या तो फिर आप ऐसा टारगेट सेट करो कि आप हाइपरसोनिक लेवल का एयरक्राफ्ट बनाओ एंड इट शुड बी अनमैन्ड, जो ये कहा जाता है कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में वो कैपेबिलिटीज़ होंगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 5th जनरेशन पर हमें पैसा वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। स्टेज एयरक्राफ्ट मॉडर्न वार को डोमिनेट कर ही नहीं पा रहे हैं, टैंक्स कर ही नहीं पा रहे हैं। आर्टिलरीज का अभी भी दौर है, बिकॉज आर्टिलरी शेल जो है उसे रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता है। आर्टिलरी की पोजीशन को डिटेक्ट कर सकता है और उस पर प्रिसिशन के साथ जो है उस पर दूसरा बॉम्ब या मिसाइल लॉन्च कर सकता है, बट स्टिल द यूज़ ऑफ आर्टिलरी इज़ देयर। सो टैंक्स का भी रोल ऑलमोस्ट कम ही है, ट्रक्स का भी रोल कम है, ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड सबमरीन्स का रोल है। एंड थर्ड इज़ हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। और दूसरा, जैसा हमारे इसरो के एक्स चेयरमैन ने कहा था कि वी नीड टू लॉन्च सो मैनी सैटेलाइट्स टू डील विद द थ्रेट ऑफ फ्यूचर वार ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल्स। तो उस तरह के सजेशंस पर जो है पूरी शिद्दत के साथ सोचना चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट जो कह रहे हैं तो दे आर एक्सपर्ट्स, दे नो कि मैक्सिमम सैटेलाइट्स के साथ में जब आप पूरी कंट्री को सर्विलांस करोगे तो आप हाइपरसोनिक को ट्रैक कर सकते हो और उसके फिर अपोजिशन में इंटरसेप्टर हाइपरसोनिक लॉन्च कर सकते हो एंड इन दिस वे। और दूसरा फिर अब जैसे लेज़र वेपन्स आ रहे हैं, तो आई थिंक फ्यूचर तो लेज़र का ही होगा, उसको भी डेवलप किया जाना चाहिए। और जो साइंटिस्ट की ये सजेशंस हैं कि आप सैटेलाइट्स का एक जाल बनाइए कंट्री के ऊपर से, जिससे आप कंट्री को ऊपर से उसकी स्पेस को ऑब्जर्व कर सको, तो उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बाकी जो ये कभी कभी हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बताती हैं कि इतना टाइम लगा, तो आई थिंक देयर इज़ करप्शन इन और सम ये डिफेंस डेवलपमेंट, डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, एंड उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इतने सालों से कुछ बेसिक टेक्नोलॉजीज़ क्यों डेवलप नहीं हो रही हैं। हमारे पास अभी भी कुछ गन्स नहीं है, मतलब बंदूकें नहीं हम डेवलप कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और आई थिंक इफ सम साइंटिस्ट आर अनेबल टू गिव यू रिजल्ट्स, उनको जॉब से निकाल दिया जाना चाहिए। और अगर फंड्स की कमी है तो फंड्स की कमी आने ही नहीं दी जानी चाहिए। और अगर नई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है तो बना दी जानी चाहिए, लेकिन डिफेंस के मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। और जैसे जो टॉप साइंटिस्ट होते हैं वो हमेशा जो है दुश्मन कंट्रीज़, इवन अमेरिका को एक बीमारी रहती है कि वो वर्ल्ड में कोई भी कंट्री डेवलप कर रही हो, उनके साइंटिस्ट को मरवा भी देता है कई बार। तो हमारे टॉप साइंटिस्ट को Z+ सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, पॉलिटिशियंस को Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, एंड आई डोंट नो वाई टॉप साइंटिस्ट को क्यों नहीं दी जाती। तो उनको Z+ सिक्योरिटी दी जानी चाहिए एंड उनकी सेफ्टी जो है देश के लिए बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।